आज की वीडियो से हम लोग एक बहुत ज़्यादा डिटेल में केस स्टडी करने वाले हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के बारे में, दैट व्हाई दिस इंस्टीट्यूशन इज अंडर थर्ड इन 21st century, what is legal perspective. So basically this video will cover the marriage as an institution along with several legal studies as well as a solution how to resolve your conflicts. इन सभी टॉपिक्स को हम लोग आज के वीडियोस में कवर करने वाले हैं. सो दिस वीडियो इज मेंट फॉर ऑल दोज हु वांट्स टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ गेटिंग मैरिड एंड हाउ टू सॉल्व आउट द प्रॉब्लम, मॉडर्न प्रॉब्लम दैट वी ऑल आर फेसिंग विथ एज फार एज इन legal perspective as well. So before starting this video, I would like to give you a brief disclaimer. First of all, this video is not meant to target any particular gender, as we have seen रियल विक्टिम फ्रॉम बोथ साइड वेदर इट इज मेल और फीमेल. सो इसका कोई मतलब एक किसी पर्टिकुलर जेंडर को ब्लेम करना नहीं, बस इस टॉपिक को समझना है कि वाई वी ऑल आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स एज वी कैन व्हेनेवर वी गो फैमिली कोर्ट्स. आज हम लोग बहुत ज़्यादा केसेस देख रहे हैं. क्या ये चेंजिंग इन एक्सपेक्टेशंस या फिर हाई राइज इन इंडिविजुअलिज्म या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम जिस वजह से आज हम लोग मैरिज को सस्टेनेबल नहीं बना पा रहे हैं. एंड इवन इफ सम ऑफ द यूथ आर इवन अगेंस्ट द आइडिया ऑफ मैरिज, गेटिंग मैरिड. तो सब कुछ डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. वीडियो थोड़ा लेंथी होगा क्योंकि हमने डिटेल में समझा है, बट ये मीनिंगफुल ज़रूर होगा. तो सबसे पहले 21st सेंचुरी में और ओल्डन टाइम में क्या डिफरेंस है मैरिज एज अ कॉन्सेप्ट को. सो देखिए, पहले स्टार्टिंग के फेज में वी हैव सीन दैट हमने मैरिज को एज सैक्रेमेंट समझा. इसको एक ऐसी संस्था समझी जो कि सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के द्वारा हमें मतलब फॉलो करनी होती है. इसमें कोई इंडिविजुअल चॉइसेस बहुत कम ही देखी जाती थी, बट नाउ इट इज़ मोर एज अ इंडिविजुअल प्रेफरेंस. तो इस वजह से एक गैप आया है फ्रॉम स्ट्रक्चरल सोसाइटल कॉन्ट्रैक्ट्स more as a personal contract. Then another factor is desperation factors. Desperation factor का मतलब होता है जब हम लोग fear of किसी ना किसी डर की वजह से शादी में एंटर करते हैं जिसमें कभी ना कभी हम लोग वो बॉन्ड वो नहीं फॉर्म कर पाते या फिर उस तरीके से शादी को नहीं देख पाते. तो हम लोग बहुत बाद में फ्यूचर प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमने शादी को फियर में एंटर किए थे, नेक्स्ट फैमिली प्रेशर के थ्रू हुए थे. कभी कभी क्या होता है किसी किसी की एज हो जाती है इतनी कि उन्हें सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए फोर्स में आके वो लोग शादी करते हैं. तो ये सब फैक्टर्स डेस्पिरेशन फैक्टर होते हैं. कभी कभी कि जो डिवोर्सीज होते हैं वो कहीं लाइफ टाइम सिंगल ना रह जाए इस डर से भी शादी में एंटर कर जाते हैं. और बाद में क्या होता है जब बाद में प्रॉब्लम अराइज होती है वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं. देन इज द ट्रांजैक्शनल मैरिजेस. ट्रांजैक्शनल मैरिजेस इंडिया में बहुत कॉमन है जिसमें दो फैमिली मोस्टली ट्राई करते हैं टू फॉर्म बॉन्ड. लाइक दो फैमिली कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट्स के थ्रू शादी को करा देते. जैसे किसी का फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग होता है, किसी को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है तो दूसरे पार्टनर शादी कर लेते हैं. या फिर कहीं ना कहीं किसी को घर बसाने के लिए फैमिली ओरिएंटेड फीमेल चाहिए तो वो लोग कुछ ना कुछ मॉनेटरी गेन, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में फायदे को देखते हुए शादी में एंटर करते हैं. उसे कहते हैं ट्रांजैक्शनल मैरिज. अक्सर ये भी रीजन होता है अनसक्सेसफुल होने का, बट वी कैन नॉट से दैट दीज टू फैक्टर रिजल्टेड ऑलवेज इन द फेलियर ऑफ द मैरिजेस, बट या समटाइम्स दे मे सपोर्ट द फेलियर and force compatibility. As in the Sia and Chetan Agrawal case, we have seen that they are forced to getting married by family. और another एक basic सा factor ये होता है कि like डिजिटल कैटलिस्ट. आज के टाइम पे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस ने चॉइसेस ओवरलोड और एक पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस जैसे फैक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जिसके थ्रू इतनी इजीली एक्सेसिबिलिटी है एज अ बेटर वन, जिस वजह से भी लोग उतना इमोशनली किसी पर्टिकुलर रिलेशन में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते. और डिजिटल इनफिडिलिटी, आजकल डेटिंग ऐप्स इतने चल गए हैं जिस वजह से इट्स वेरी कॉमन टू गेट इंट्रोड्यूस टू समवन न्यू, जिस वजह से डिजिटल इनफिडिलिटी भी हो गई जिस वजह से मैरिजेस उतनी स्ट्रांगली वर्क नहीं कर पा रहे. नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाई मॉडर्न मैरिजेस स्ट्रगलिंग. सबसे पहला कम्युनिकेशन. किसी भी रिलेशन को फॉर्म करने के लिए सबसे जरूरी होता है कम्युनिकेशन. देन हमारा कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन.
देन फाइनेंशियल स्ट्रेसेस को कैसे मैनेजमेंट करते हैं, इन सभी फैक्टर्स से ही कहीं ना कहीं किसी भी चीज को फॉर्म किया जा सकता है। आज के टाइम पे वर्किंग स्ट्रेस इतना ज्यादा है, हाई इंडिविजुअलिज्म है, लोग सेल्फ को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे रेदर देन जस्ट वी, एंड यू नो द मैरिजेस इज ओनली बेस्ड ऑन सैक्रिफाइसेस नॉट एज सैक्रिफाइसेस, क्योंकि मैरिज फॉर्म ही इसलिए होती है कि कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं ऊपर नीचे झुकना पड़ता है, जिस वजह से तभी चीजें चल पाती हैं जस्ट बाय बीइंग मी आई। अब हम लोग फर्स्ट केस स्टडी करने वाले हैं with the Raja Raghuvanshi honeymoon murder case. So basically here the case of forced compatibility, transactional marriages. Like कहीं ना कहीं ये एक अच्छे वेल नोन फैमिली से बिलोंग करते थे, बिजनेस क्लास के, मतलब वेल नोन फैमिली से, तो इनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग थी, तो विदाउट मैचिंग देयर कंपैटिबिलिटी दे बोथ आर फोर्स्ड। आई एम नॉट गोइंग टू कंक्लूड, मैं कंक्लूड नहीं करना चाहती हूँ कि एग्जैक्ट विक्टिम कौन है, बिकॉज दिस केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इनकी न्यूली वाइफ सोनम ने एलिजेडली कंस्पायर्ड, षड्यंत्र रचा अपने लवर्स के साथ और उनकी बॉडी को डीप जॉर्ज में फेंक दिया। कहाँ पर? जब वो हनीमून में गए थे। तो इट इज मैरिटल फेलियर ड्यू टू द फोर्स कंपैटिबिलिटी, फैमिली के द्वारा फोर्स फैमिली कंप्लायंसेस वर्सेस ऑटोनोमस डिजायर। तो जिसका एंड क्या, वो वायलेंस टर्मिनेशन। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है केतन अग्रवाल, आप सभी अवेयर होंगे। तो अभी दोनों केसेस में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन अवर लॉ एक कॉन्सेप्ट है कि जब तक केस की पूरी छानबीन ना हो जाए तब तक हम लोग सभी को गिल्टी नहीं, किसी को गिल्टी नहीं कह सकते। एवरीवन इज सीज्ड एज अ विक्टिम। और सोशल मीडिया पे जो भी है, अभी जब तक कंक्लूजन नहीं आया है, इनको विक्टिम तो फिलहाल ये नहीं है, कल गिल्टी नहीं कहा जा सकता। तो वही चीज है ना, कॉपी कैट प्लॉट, इन्होंने कॉपी किया था कि सोनम रघुवंशी के केस को जस्ट टू कि बच जाए। वही चीज है ना, मैरिटल फेलियर ड्यू टू द फोर्स कंपैटिबिलिटी, वही ट्रांजैक्शनल मैरिज। अब थर्ड एक ऐसा केस था जिसको देखकर आप शॉक हो जाएंगे। जी हाँ, अगर मैं आपसे बात बोलूं कि जो लॉ को अच्छे से समझता है, जो हर एक पहलुओं को समझता है, अगर वही शादी जैसे बंधन में फेल हो जाए तो क्या कहना है। तो आज हम लोग केस के बारे में बात कर रहे हैं जज अमन कुमार शर्मा जी। तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट जज थे दिल्ली जुडिशियल में। तो 30 year old दिल्ली जुडिशियल सर्विस ऑफिसर सर्विंग एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी एट ककराडोमा कोर्ट्स। सुसाइड के थ्रू इन्होंने अपने आप को मार दिया, डाइड बिकॉज ऑफ सम अनबियरेबल मैरिटल लाइफ ही हैज फेसिंग विद। तो बेसिकली इन्होंने अभी रिसेंटली 2026 में इन्होंने अपना सुसाइड किया है। इतना फ्रस्ट्रेशन ये फील कर रहे थे मैरिटल रिजोल्यूशन, मैरिटल डिस्प्यूट के थ्रू, जिस वजह से इन्होंने सुसाइड कर लिया। तो रीजंस क्या होगी, अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमारे इंडिया में इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस बहुत लेंदी होता है। तो दिस केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। अब हम लोग इन दोनों केस स्टडी, इस केस स्टडी में देखे क्या होता है। 2 मई 2026 को 30 year old दिल्ली जुडिशियल सर्विस ऑफिसर अमन कुमार शर्मा अपनी खुद की लाइफ इन्होंने अपने रेजिडेंट में, इन्होंने डिस्पाइट मैरिंग हिज क्लासमेट स्वाति मलिक, इन्होंने अपनी क्लासमेट से इवन आफ्टर फैमिली के बहुत रोकने के बाद या फिर बहुत फैमिली के कांस्टेंट प्रेशर के बावजूद इन्होंने पर्सनल चॉइस और के बेसिस पे शादी का, बाद में इन्होंने बहुत ज्यादा डोमेस्टिक इन कन्फ्लिक्ट फेस किया और सेक्शन 108 ऑफ BNS दैट इज अबेटमेंट, किसी को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर देना, इस केस इस चार्ज पे इन पे चार्जेस लगाए गए स्वाति मलिक को। आखिरी कॉल जब हुई थी इनके अपने फादर से, अमन कुमार शर्मा जी की इनके फादर से, तो उन्होंने यही बात बोली थी कि इट इज इम्पॉसिबल टू लिव नाउ, अब मेरा रहना पॉसिबल ही नहीं, मैं इतना मेंटली फ्रस्ट्रेट फील कर रहा हूँ दैट आई एम नॉट एबल टू लिव विद हर। एन FIR अपने वाइफ के अगेंस्ट उन्होंने उनकी गई। तो बहुत ज्यादा जब थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस होता है 2 लोगों के बीच में, तो अक्सर बैरियर्स आने लगते हैं। तो इनकी जो वाइफ थी स्वाति मलिक की सिस्टर इन लॉ निधि मलिक,
जो एक IAS ऑफिसर थी, उनका भी काफी इन्फ्लुएंस था, जिस वजह से लगातार मेंटल हैरेसमेंट और डोमेस्टिक कन्फ्लिक्ट ओवर 2 मंथ, जिस वजह से लीडिंग टू हिज डेथ। ये चीजें अभी तो जो सोशल मीडिया पे है मैं उस बेसिस से बता रही हूँ। तो आपने इन दोनों केसेस में जरूर देखा होगा कि कहीं ना कहीं राजा रघुवंशी केस में भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं थी। They both belong to a rich family. So money is not something that guarantees the success of marriage. It's more about communication, conflict resolution, trust, these kinds of factors that helps in forming the bond in long term. अभी आप देखते ही इंडिया में एलिमोनी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा रेजेड है। इन दिस फोटोग्राफ यू कैन सी हस्बैंड इज रिक्वेस्टिंग टू हिज वाइफ, मतलब ही इज गेटिंग sorry and he pays around 1 crore and a flat to end 10 years of divorce battle। 10 साल से एक डिवोर्स की लड़ाई पे इसने करीब 1 करोड़ रुपए और समथिंग लाइक एक फ्लैट देके 10 साल के डिवोर्स बैटल को खत्म किया और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली रिलीफ प्रोवाइड किया। सो बेसिकली रिलीफ ऐसा है कि अब कुछ बचा ही नहीं उसके पास। अब नाउ द डिफरेंस, अब हम लोग फैक्टर्स पढ़ेंगे जिस वजह से 21st सेंचुरी में मैरिज फेल आ रहा है। सबसे पहले इंडिपेंडेंस ऑफ फीमेल्स। अब यही पर्टिकुलर फैक्टर नहीं है, लाइक ये चीज एक डिग्निटी भी प्रोवाइड करती है फीमेल्स को, बट शिफ्टिंग रूल्स एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। देखिए स्टार्टिंग से मेंस को एज अ ब्रेड मेकर कहा जाता था। मेल्स आर मेड कि बाहर वो जाए पैसे कर्म करे कमाए, और फीमेल्स को होम मेकिंग पे ज्यादा फोर्स किया जाता था। बट नाउ ड्यू टू राइज इन इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, women are no longer forced to stay in unhappy relationship or in an abusive relationship, जिस वजह से भी कहीं ना कहीं वो इंडिविजुअल चॉइसेस को अब सुप्रीम पे रख रहे हैं। इन तो वो भी एक रीजन हो सकता है। किसी पहले के टाइम पे हमने देखा था कि एक फीमेल ड्यू टू फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑन हिज हस्बैंड वो फोर्स थी, मतलब वो मजबूर थी उसके साथ रहने के लिए। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो फाइनेंशियली फ्री है देन शी कैन मूव आउट और उस रिश्ते से वो अपने को अलग कर सकती है। ये भी एक रीजन है गया जिस वजह से राइजिंग इन डिवोर्स केसेस हो रहे हैं। नेक्स्ट है द सेकेंड शिफ्ट, डुअल इनकम। आजकल फीमेल्स भी अर्न कर रही हैं, मेल्स भी अर्न कर रहे हैं। तो व्हेन बोथ आर अर्निंग देयर इज इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट, फीमेल एंड मेल बोथ आर अर्निंग। सो इन दैट केस व्हेन बोथ पार्टीज आर अर्निंग, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, दोनों कमा रहे हैं, तो उस टाइम पे ये अक्सर कन्फ्लिक्ट होता है कि हु विल मैनेज द हाउस होल्ड वर्क। सो बेसिकली इसका बेस्ट सोल्यूशन यही होता है कि एक अच्छा कम्युनिकेशन करे और एज पर योर शेड्यूल ट्राई टू फिक्स द प्रॉब्लम। इट इज नॉट अबाउट you will manage or I will manage, it's about how we will manage. That attitude will help you to solve this problem, and always prioritize हमेशा respect over ego, communication over assumption and teamwork over traditional labels। कि ऐसा नहीं है कि female are always meant to do the work and males are always the one who will earn money। So these are traditional labels को हटा के हम लोग को एज अ टीम सोचना चाहिए और रिस्पेक्ट को सुप्रीम रखना चाहिए rather than being ego। तो कुछ तरीके ये है जिससे आप इन सभी चीजों को डील कर सकते हैं। देखिए चेंजिंग सोशल रूल्स, चेंजिंग रिलेशनशिप्स, एक ऐसा एरा जो कि इंडिपेंडेंस, सेल्फ चॉइस और सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे पीक पे रखता है। रिस्पेक्ट, तो इन सब चीजों को सबसे पीक पे, ये आज एक जेंडर की बात नहीं, इट्स अबाउट बोथ जेंडर, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो। तो ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन जो कि एक थी कॉम्प्रोमाइज करने वाली, जेंडर रोल, सोसाइटी प्रेशर, इमोशनल डिपेंडेंसी, सैक्रिफाइस, अब ये सब चीज चेंज हो रही है टू फाइनेंशियल फ्रीडम, सेल्फ रिस्पेक्ट, कैरियर फोकस, पर्सनल ग्रोथ, इमोशनल स्ट्रेंथ, चॉइसेस एंड बाउंड्रीज। सो दीज काइंड ऑफ डिफरेंसेस, लाइक ओल्ड स्क्रिप्ट में क्या होता था फीमेल्स का, ओल्ड स्क्रिप्ट में men were expected to compromise, men had to adjust to everything, emotional needs of men are always ignored, toxic relationship were normalized to avoid being single। लोग सिंगल रहना अवॉइड करते थे भले किसी गलत रिश्ते में हमेशा के लिए रहे, और वही शिफ्ट आया है ऑफ गेटिंग डिवोर्स। अब नाउ कोई भी सिंगल किसी भी अनहेल्दी रिलेशन में नहीं रहना चाहता है, तो इस वजह से भी राइजिंग इन डिवोर्स। जरूरी नहीं कि डिवोर्स का बढ़ना हमेशा नेगेटिव देखा जाए, sometimes it's better to move out from a wrong place
तो ये भी एक अच्छा चीज माना जाता है। बट हाँ, इसको इतना फटाफट नहीं लेना चाहिए कि कोई भी छोटी प्रॉब्लम आए बस हटना ही हटना है। अब एक और नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर, रिजिडिटी इन लेटर लाइफ। देखिए 20 के एज में वी स्टार्टेड फॉर्मिंग, हम लोग के अपने बिलीफ, हमारे एक्सपेक्टेशंस, हमारी वे ऑफ लिविंग 20s के एज में डेवलप होता है, 20 के बिगनिंग में। बट व्हेन 27, 28 के एज का इंसान की शादी होती है, उस एज में उसकी एक इंडिविजुअली बॉडी फॉर्म होती है, उसका एक माइंडसेट डेवलप होता है, उसका वे ऑफ लिविंग होता है, उसकी चॉइसेस और एक्सपेक्टेशन सब ऑलरेडी फॉर्म होती है। और उस टाइम पे किसी दूसरे पर्सन जिसके एक्सपेक्टेशन कम्प्लीटली डिफरेंस हो, उसके साथ मैच या फिर उसके साथ एक तालमेल बैठाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट माना जाता है। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं, इसको समझने का बहुत अच्छा आइडिया है दैट टू लाइफ, उनकी प्रायोरिटीज अलग है, इनकी प्रायोरिटीज अलग हैं। When they are forced to live together, at that time problem arises, तो कॉम्प्रोमाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए पर्सनल ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल आइडेंटिटी, लाइफ एक्सपीरियंसेस, एक्सपेक्टेशंस क्लियर होती है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज करने के रेडी होते हैं। ठीक है, अब फीमेल्स क्या है, 25 के बाद इंडिपेंडेंट, सेल्फ अवेयर, करियर एंड ड्रीम्स आर मोर इम्पोर्टेंट। इमोशनल नीड ज्यादा डीपर हो जाती है। एक ऐसा पार्टनर चाहिए, एक पार्टनर चाहिए, ना कि प्रोवाइडर चाहिए। जीरो टॉलरेंस फॉर डिसरिस्पेक्ट। आज के टाइम पे फीमेल्स जरा सा भी डिसरिस्पेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो इस वजह से डिफरेंस एक्सपेक्टेशंस आने की वजह से समटाइम्स डिफिकल्ट, जैसे प्रायोरिटीज डिफरेंट है, लव लैंग्वेज डिफरेंट है, डेफिनेशन ऑफ सपोर्ट डिफरेंट है, स्ट्रेस को डील करने का तरीका अलग है, ईगो, जिद्दीपन और पास्ट बैगेजेस भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्गुमेंट, इमोशन, डिस्टेंस, फ्रस्ट्रेशन, लोनलीनेस इन मैरिज, सेम रिलेशनशिप, डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस, अनस्पोकन रूल, अनस्पोकन पेन। तो 20 अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला ओपन कम्युनिकेशन करिए, फ्लेक्सिबिलिटी होइए कि कुछ चीजें आप चेंज कर दीजिए, कुछ चीजें सेकेंड पर्सन चेंज कर दे। अंडरस्टैंडिंग करिए, ना कि जज करिए किसी को। सबके इंडिविजुअल पर्सनालिटी को रिस्पेक्ट करिए। एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिकली एडजस्ट करना सीखिए और साथ में ग्रो करना सीखिए, ना कि एक दूसरे से कंपीट करिए। कंपटीशन नहीं करना होता, इट्स लाइक ग्रोइंग टुगेदर। ठीक है, conflicts, so mostly it's very difficult to fit in something after 25. so यही होता है कि जब दोनों की एक्सपेक्टेशंस में मिसमैच आ जाता है तो वहीं से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न टाइम में ये भी एक रीजन हो चुका है। अब देखिए कुछ रिफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सबसे पहला जो बदलाव होना चाहिए वो है जेंडर न्यूट्रल डोमेस्टिक वायलेंस लेजिस्लेशन। एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए जो जेंडर न्यूट्रल हो इन केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक फीमेल भी मैन को मेंटली हैरेस कर सकती है, इमोशनली ब्लैकमेल कर सकती है, या फिर किसी भी ना किसी तरीके से टॉर्चर कर सकती है, और एक मेल भी कर सकता है। इट्स नॉट अबाउट जेंडर, इट्स मोर अबाउट द इक्वालिटी। एंड देन द रिकॉग्निशन ऑफ मेल विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज। अक्सर मेल्स के अगेंस्ट, मतलब मेल्स के फेवर में डोमेस्टिक वायलेंस का केस कभी नहीं होता है, तो इसको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। फैमिली कोर्ट्स की प्रोसीडिंग आप अक्सर देखते हैं कि काफी लंबा ड्यूरेशन जाता है कोर्ट केसेस का, तो उसको फास्ट करना चाहिए। और फॉल्स कंप्लेंट, कभी कभी चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, फॉल्स कंप्लेंट के केसेस में स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना चाहिए और जेन्युइन विक्टिम्स को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। और पेरेंटिंग को शेयर करना चाहिए आफ्टर डिवोर्स। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि पेरेंटिंग किसको दी जाएगी। पेरेंटिंग हमेशा क्या किया जाता था, द बेस्ट फॉर द चिल्ड्रन, हमेशा बच्चे के लिए बेस्ट सोचा जाता था, और फीमेल्स के फेवर में पेरेंटिंग ज्यादा इंक्लाइंड होती थी। बट इसको ऐसे बनाना चाहिए कि दोनों जेंडर्स के लिए इक्वल हो। को पेरेंटिंग या ज्वाइंट पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए। काउंसलिंग और मेडिटेशन की फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना चाहिए, और एविडेंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स फॉर मेंटेनेंस। कभी कभी मेंटेनेंस फीमेल्स को ही मिलता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट इसको एज अ मोर बेस्ड ऑन एविडेंसेस के बेसिस पर देना चाहिए। अगर फीमेल अर्निंग है, शी कैन अपने को वो कर सकती है, देन एट दैट केस
उसको नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। अब देखिए अब क्या क्या एक और रीजन है, स्काई हाई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया है कि बेस्ट चीजें लोग हल्के से भी प्रॉब्लम में उसको वर्स्ट मानने लगते हो और सोचते कि इट विल नेवर वर्क, नाउ इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो एट दैट केस ऑल और नथिंग मैरिजेस, जैसे कि आजकल एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि वो पैशनेट लवर भी हो, बेस्ट फ्रेंड भी हो, को पेरेंट भी हो, फाइनेंशियल इक्वल भी हो, करियर थेरेपिस्ट भी हो, सब कुछ एक साथ हो। तो ये स्काई हाई और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सोशल मीडिया ने हमारे आसपास क्रिएट कर दी गई है, ठीक है, जिस वजह से परफेक्ट और ओवर एक कॉन्सेप्ट आ गया है कि अगर एक्सपेक्टेशंस नहीं मेट होगी तो उस कनेक्शन को रिप्लेस कर देना चाहिए। कभी गलती ना हो, हमेशा माइंड को समझ सके इंसान, अंडरस्टैंड करे, हर चीज परफेक्ट हो, हर जगह रेगुलर वेकेशंस हो, रेगुलर बर्थडे पार्टीज हो और एक स्ट्रॉन्ग मतलब वर्क लाइफ बैलेंस हो। इतने सारे फैक्टर्स एक टाइम पे पूरा होना अक्सर नहीं हो पाता, जिस वजह से लोग इस वजह से भी ट्रस्ट, पेशेंस, फॉरगिवनेस और कॉम्प्रोमाइज कम हो रहा है। जैसे कि आजकल लोग एक्सपेक्ट करते हैं देयर मस्ट बी लग्जरी होम, परफेक्ट करियर, ड्रीम वेडिंग, high income, perfect body status and mysteries, constant happiness. This is the case of ideal partner. So हर वक्त you can't go to a luxurious place to have a vacations. So यही सब फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं एक खोखलापन ला रहे हैं रिलेशनशिप्स में, मैरिजेस के। अब एक और हमारा सबसे कॉमन है, आप में से सभी लोग अवेयर होंगे, दैट राइज इन द कल्चर ऑफ डेटिंग। तो देखिए The infinite scroll of dating apps and social media provide a psychological illusion of options. एक paradox of options होता है कि when at a single click you are getting someone better, आपको कोई better मिल जाएगा। इस mental loop ने आपको इतना ज्यादा चीजों को easily छोड़ना सिखा दिया है कि now you are not have a patience to sustain a healthy relation. तो देखिए just swipe away, digital micro cheating, emotional infidelity, online connections and these kind of addictions created new easily accessible avenues for destroying. अब देखिए रिसर्च से पता चला है कि 65% of people on dating apps are reportedly not single, they are married and using the app for validations and curiosity or options. तो देखिए इसमें एक रिसर्च से पता चला है कि जितने भी 65% of apps on dating sites basically are used by those who are not single, who are married or who are in a relationship. तो कहीं ना कहीं इनफिडिलिटी को भी डेवलप करता है। अभी एक और न्यू ऐप लॉन्च हुआ है जो बेसिकली टारगेट है किसी ऑलरेडी मैरिड कपल्स के लिए, लाइक वो भी कहीं ना कहीं इनफिडिलिटी और राइजिंग डिवोर्स का केस है। देन है मॉडर्न डेटिंग एप्स, तो ये भी सब रीजन है जिस वजह से मैरिज एज इंस्टीट्यूशन इज नॉट वर्किंग। अब देखिए कहीं ना कहीं कल्चरल स्ट्रक्चरल शिफ्ट आया है, लाइक पहले के टाइम पे यू आर फोर्स्ड, लाइक सोसाइटल प्रेशर रहता था, आपका फैमिली प्रेशर रहता था, कल्चर कम्युनिटी का फोर्स रहता था, तो इस वजह से लोग सरवाइव करना चाहते थे इवन इफ थिंग्स आर नॉट वर्किंग। लाइक आपके साथ क्या होता था, जो एक सोशल स्टिग्मा था, एक टैबू हुआ करता था कि भाई डिवोर्स हो गया है, तो 10 तरह की बातें होती थी। अब कहीं ना कहीं लोग किसी ना किसी मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं, वहां पर सोसाइटी का इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, लोग आपको जानते नहीं है, तो आपके अंदर सोशल स्टिग्मा का प्रेशर नहीं कि यू हैव टू कैरी आउट द थिंग्स। तो डिवोर्स इज नाउ वाइडली एक्सेप्टेड एज वैलिड पाथ ऑफ पर्सनल हैप्पीनेस। लोग पर्सनल हैप्पीनेस को चूज कर रहे हैं ओवर अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। हाइपर इंडिविजुअलिज्म, अब लोग खुद को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। मॉडर्न कल्चर प्रायोरिटाइज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पर्सनल ग्रोथ एंड इंडिविजुअल हैप्पीनेस ओवर कलेक्टिव फैमिली ड्यूटी। ठीक है, तो देखिए एक शिफ्ट आया है। देखिए पहले क्या होता था ना कि कोई प्रॉब्लम दो लोगों के बीच होती थी तो कहीं ना कहीं आप लोग फैमिली वालों से बात करके या एक्सटेंडेड फैमिली से बात करके आप लोग दूर कर लेते थे कि कहीं ना कहीं आपको दादी समझा दी, या फिर देख सकते कम्युनिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रेडिशनल रूल। अब आप एक मेट्रो सिटीज में अकेले रह रहे हो, आपका कोई कनेक्शंस नहीं, अब तो क्लोज वन से ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करते हैं, और खासकर आजकल लोगों के बीच जब कोई प्रॉब्लम होती है तो अक्सर जो एक्सटेंडेड लोग होते हैं, फैमिली के लोग होते हैं, वो मजा उड़ाते हैं, तो इस वजह से भी लोग ज्यादा क्लोज नहीं हो पाते।
तो इस वजह से भी दो लोग एक प्लेस पे घुट घुट के सोचते हैं नाउ इट्स बेटर टू गेट आउट और गेटिंग डिवोर्स। तो ये भी एक शिफ्ट आया है। वही डिजिटल एरा आपको हमेशा एक मन में रहता है कि दे आर बेटर ऑप्शन सोशल मीडिया से जो वैलिडेशन लेना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी इनफिडिलिटी का रीजन है और फैमिली वैल्यूज का डाउन होना। अब देखिए क्या क्या प्राइमरी ट्रिगर्स हैं, अभी तक एक एनालिसिस एक उससे पता चला है कि व्हाट आर द प्राइमरी रीजन जिस वजह से मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इज फेलिंग। सबसे पहले इमोशनल इनकम्पैटिबिलिटी, ईगो क्लैशेस, 35% केसेस हैं जो कि इन रीजन की वजह से हैं। देन इनफिडिलिटी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लाइक इसके 25% केसेस हैं। देन फाइनेंशियल एंड कभी कभी इतना फाइनेंसेस की प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है जिस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो उसकी वजह से 20% डिवोर्स केसेस हैं। और इंटर जनरेशनल इंटरफेरेंस, कभी कभी आपके लॉस का इतना इंटरफेरेंस हो जाता है तो दो लोगों के बीच लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो उसका केस 20% है। तो ये सब फैक्टर्स हमने अभी पढ़ा। तो आज हम लोग सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे एज विदाउट सोल्यूशन। तो देखिए सबसे पहला मॉडर्न कल्चर क्या क्या प्रॉब्लम है, हाइपर इंडिविजुअलिज्म। हमें आज के टाइम में वी से मी में शिफ्ट आया है और जो शादी होती है इट्स मोर अबाउट कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड सेल्फ सैक्रिफाइसिंग नेचर फॉर द वेलबींग ऑफ योर चिल्ड्रंस। बट अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट में डिफरेंसेस आ रहे हैं। इल्यूजन ऑफ चॉइसेस, लोगों को लगता है बेटर है, ठीक है। हाइपर कनेक्टिविटी, कहीं ना कहीं कोई चीज के एडवांटेजेस भी होते हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। और डेटिंग एप्स ने अगर आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी है टू गेट एन एक्सेस टू योर वाइब टाइप ऑफ पर्सन, तो इसका ड्रॉबैक ये भी है कि कहीं ना कहीं कई लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं। और इसको भी चेंज करना चाहिए। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, अब लोग इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, रेड्यूस सर्वाइवल बेस्ड नेसेसिटी ऑफ स्टेइंग। जैसे कि पहले लोग सर्वाइव रहने के लिए भी अनहैप्पी रिलेशन में रहते, बट नाउ इट्स वेरी इजी टू गेट अ न्यू पर्सन। पहले के टाइम पे योर फादर, मतलब हमारे माँ बाप ने सिर्फ 1000 पीपल हमारे लाइफ टाइम देखा होगा, लेकिन आज के टाइम पे 20 ईयर का बच्चा ही 1000 लोगों से मिल चुका होता है। तो इतनी वैरायटी ऑफ एक्सपोजर होने की वजह से भी कहीं ना कहीं चांसेस हो जाते हैं कि पीपल नेवर सेटल फॉर समथिंग अर्ली। 20th सेंचुरी में एक अलायंस और सर्वाइवल बेस्ड होता था। लाइक हिस्टोरिकली मैरिज वॉज प्रिडोमिनेंटली एक सोशियो इकोनॉमिक, मतलब सोसाइटी के लिए और फाइनेंशियल गेन्स के लिए लोग शादी करते थे, ठीक है, ताकि वो अपनी फैमिली को लाइनेज को एक्सटेंड कर सके। पहले इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शंस आर नेवर इंपॉर्टेंट, लाइक रोमांटिक फुलफिलमेंट, पर्सनल फ्रीडम एंड सोसाइटल ड्यूटी और इकोनॉमिक को इंडिपेंडेंस को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता था rather than फुलिंग और रोमांटिक फुलफिलमेंट्स। अब मॉडर्न एरा में क्या हो गया है, इट्स मोर फोकस्ड ऑन इमोशनल कंपैटिबिलिटी, on romance, equality and relentless individual happiness. Self is the most important thing. When partners seek self-actualization through marriages, the situation buckles under the weight of unprecedented psychological expectations. Now, अब हम लोग कुछ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स फीमेल्स को प्रोवाइडेड है और व्हाट आर व्हाई देयर इज अ नीड फॉर मेन कमीशन एज वेल। देखिए इंडिया में कोई मैरिटल डिस्प्यूट होता है, मोस्टली जो स्ट्रक्चर और प्रोटेक्शन राइट्स है फीमेल्स को प्रोवाइड कर दी गई हैं। विमेन फ्रॉम अब्यूज, अबांडमेंट और एविक्शन, इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे का रीजन यही है कि लॉन्ग हिस्ट्री में मोस्टली केसेस फीमेल्स के अगेंस्ट होते थे, तो प्रोवाइड देम सिक्योरिटी। इसलिए अब सेकंड क्रिमिनल सेक्शन 85 में 86 उन हस्बैंड्स को पनिश करता है जो कि क्रूएल्टी कमिट करते हैं, क्रूएल्टी, घरेलू हिंसा और डावरी डिमांड्स। 85, 86 और 3 साल की सजा जेल हो सकती है। और सेक्शन 82, अगर कोई भी मैन बाइगैमी का ऑफेंस, मतलब दो शादियां करता है, तो उसको सेक्शन 85 के थ्रू भी उसकी जो फर्स्ट मैरिज है वो एक्टिव रहेगी। और फीमेल्स को क्या क्या और बेनिफिट्स हैं, लाइक सेक्शन 17 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट।
सेक्शन 17 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के थ्रू भी वुमेन्स के पास ये एब्सोल्यूट राइट है कि वो अपने मैट्रिमोनियल होम में रह सकती है, उसको कोई भगा नहीं सकता वहां से, ठीक है। और एक स्टे ऑर्डर भी मजिस्ट्रेट इशू कर सकता है अगर कोई भी वाइफ के साथ अब्यूज रिपोर्ट होता है, जैसे फीमेल है उसको ये अथॉरिटी है टू लिव इन द मैट्रिमोनियल होम विद हिज हस्बैंड एंड इन केस उसके इन लॉज उसको भगाते हैं तो वो इस सेक्शन के थ्रू प्रोटेक्शन ले सकती है। थर्ड है फीमेल्स की जितनी भी स्त्री धन जो उनको मिलता है डावरी के थ्रू, स्त्री धन, तो उसको भी कोई ले नहीं सकता, वही पनिशेबल ऑफेंस होता है। और हमारे यहाँ एक और कॉन्सेप्ट है इंटरिम एंड परमानेंट मेंटेनेंस का। इंटरिम मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ केस, जब केस चल रहा होता है डिवोर्स का, जब कोई भी केस फाइल होता है डिवोर्स का, तो उस मोमेंट ऑफ टाइम में जितना भी केस का चार्ज होता है लाइक लॉयर का फी और पेपर का फी, सबको एज अ इंटरिम मेंटेनेंस हस्बैंड को देना होता है, मैन को। और परमानेंट मेंटेनेंस एज यू ऑल नो सेक्शन 144 ऑफ भारतीय न्याय सुरक्षित सहायता मतलब सीआरपीसी को प्रोवाइड करता है, क्या उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। कौन? हस्बैंड। मॉनेटरी रिलीफ, तो जिस तरह उसके मेडिकल एक्सपेंसेस, बिजली, तो ये सब भी थे फाइनेंशियल चीजें थी फीमेल्स को। अब आप इस फोटोग्राफ में देख रहे थे मैन इज मेंटली एग्जॉस्टेड, ही इज मेंटली टायर्ड by the expectations of female, like she's buying lots of gifts, बहुत और उसके बेचारे के बैंक अकाउंट सब डाउन हो रहे हैं और वो बहुत ही डिस्टर्ब है कि कैसे हाउ टू सेव दिस। तो यही सब रीजंस होते हैं कहीं ना कहीं। अब चाइल्ड कस्टडी, अक्सर इट्स मोर फीमेल इंक्लाइंड लॉ, मेल्स को कभी भी चाइल्ड कस्टडी नहीं मिलती थी बिकॉज इट्स लाइक, देखिए under section 13 clause 2 of the Hindu Marriage Act, women enjoy specific ground for divorce not available to men, such as the husband being guilty of bigamy। अगर husband bigamy में 2 शादियों के लिए culprit माना जाता है और other sexual offenses, similar protection exists across other personal religious laws in the Special Marriage Act। देखिए चाइल्ड कस्टडी का क्या, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड सबसे प्रायोरिटाइज किया जाता है, मोस्टली अंडर एज ऑफ 5। अब देखिए अब डिबेट क्या हो रहा है आज के टाइम पे, इट्स वेरी कॉमन टू डिवोट, ये डिबेट बहुत कॉमन हो गया है दैट द नेशनल कमीशन फॉर मैन, इसकी डिमांड हो रही है। क्यों हो रही है? ड्यू टू स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी फेस बाय मेन, लीगल बायसेस, कभी कभी गलत केसेस भी डाल दिए जा रहे हैं मेंस के अगेंस्ट, सेक्सुअल ऑफेंसेस भी मेंस के अगेंस्ट हमेशा गलत नहीं होते, बट समटाइम्स इट्स लाइक मोर फीमेल ओरिएंटेड, तो उस टाइम पे मेल्स को बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो इसको भी एड्रेस करने के लिए लाइक एक जैसे इंस्टीट्यूशन है फीमेल्स के लिए, बहुत सारे कमीशन बनाए गए, वैसे मेंस को भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए आज के टाइम पे, तो इसलिए भी एक नेशनल कमीशन बिल को हुआ है। देखिए सेक्शन 85 और 86 फीमेल्स को डोमेस्टिक वायलेंस और रेप लॉस के को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। फॉल्स कंप्लेंट्स ऑफन लीड टू इमीडिएट अरेस्ट और सोशल ह्यूमिलिएशन ऑफ नॉट जस्ट हस्बैंड बट आल्सो। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, फॉल्स एलिगेशन जब फीमेल लगा देती है किसी भी मेल पे, तो उस टाइम पे क्या होता है उसकी रेपुटेशन तो खराब हो ही जाती है, साथ में उसके फैमिली मेंबर्स, उसके फादर और मदर के भी, क्योंकि उनको इमीडिएटली अरेस्ट करने का प्रोविजन है विदाउट प्रायर इन्वेस्टिगेशन। देयर इज मेजर गैप बिटवीन लीगल फ्रेमवर्क रिगार्डिंग इमीडिएट स्ट्रिक्ट स्टैट्यूटरी पेनाल्टी फॉर इंडिविजुअल हु विल। देखिए अगर इन केस ये प्रूव हो जाता है कि जो फीमेल ने एलिगेशन लगाया वो रॉन्ग है, तो तुरंत पनिशमेंट का भी उतना ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉर्म फ्रेमवर्क नहीं है हमारे लॉ में, तो इस वजह से भी अक्सर कोई भी डरता नहीं है फॉल्स एलिगेशन लगाते समय, तो इस वजह से उसकी रेपुटेशन तो डाउन हो, इसकी फैमिली की रेपुटेशन तो डाउन हुई, और उसको जो मेंटल हैरेसमेंट फील हो उसका भी कोई मतलब आप उसको भी कंपनसेट नहीं करा सकते हैं। तो आप इस इमेज में देख रहे हैं
कि ये एक जंजीर में बंध गया है फॉल्स कंप्लेंट कि अब फैमिली कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, लगातार लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही, मल्टीपल हियरिंग्स हो रही, प्रोलॉन्ग लिटिगेशन हो गया है, उसकी फैमिली और बूढ़े माँ बाप भी इसमें कहीं ना कहीं इस वचड़े में पड़ गए हैं, जिस वजह से इसको जो मेंटल पेन और इमोशनल फ्रस्ट्रेशन होगा उसका तो कोई ये भी नहीं। तो इस वजह से एक डिमांड हो रही है जो जेंडर सेंट्रिक लॉज है हमारे इंडिया में, लाइक मोर लॉज आर फेवर इन फेवर ऑफ फीमेल्स, तो उसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए ताकि जो जेन्युइन विक्टिम्स है फ्रॉम बोथ साइड उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट है जितने भी मैट्रिमोनियल क्रूएल्टी और वायलेंस और डोमेस्टिक वायलेंस जो होते हैं वो मोस्टली अगेंस्ट वीमेन के थ्रू ही, मतलब विमेन्स को ही होते हैं ऐसा कहा जाता है। लैक ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस रेमेडीज, अ हस्बैंड who faces physical, emotional or financial abuse at home has no statutory civil or criminal net to फीमेल्स के पास कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं जिसके थ्रू वो इन फिजिकल, इमोशनल और फाइनेंशियल अब्यूज के थ्रू वो केस फाइल करा सकें, कंप्लेंट फाइल करा सकें। और उनके पास वर्क प्लेस प्रोटेक्शन, जैसे कि फीमेल्स के पास पॉश एक्ट है जिसके थ्रू वो अपने वर्क प्लेस में होने वाले सेक्सुअल और मेंटल हैरेसमेंट के थ्रू केस फाइल कर सकते हैं, बट मेन के पास ऐसा कोई भी स्टैट्यूटरी फॉर्म नहीं जिस वजह से वो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क को रिपोर्ट कर सके। तो बेसिकली आज के टाइम पे द लॉ शुड बी जेंडर न्यूट्रल more so that the genuine victims can be protected from both sides. It's not more about gender, it's about individual. Severe mental health and suicidal cases as per the report of National Crime Bureau, National Crime Record Bureau की रिपोर्ट से पता चला है कि जो 70% सुसाइड केस थे इंडिया में वो मेल्स के होते हैं ड्यू टू द फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल स्ट्रेसेस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, जिस वजह से उनके पास कोई भी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है। जैसे फीमेल्स के पास कहीं ना कहीं एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बना है ताकि वो एक सपोर्ट ले सके, हेल्प ले सके, और अक्सर मेल्स के पास इतना ज्यादा अलाउ नहीं होता टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, लाइक वो इतनी प्रोफेशनल हेल्प नहीं ले सकते लाइक काउंसलिंग, ठीक है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं वो ट्रॉमा और मेंटल डिस्ट्रेस में फंस जाते हैं। कोई भी काउंसलिंग सर्विस नहीं है मैन के अगेंस्ट, तो उनको भी चैलेंज करना चाहिए। और वही चाइल्ड कस्टडी के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया गया है। और ये जो फाइनेंशियल स्ट्रेन मैन फेस करते हैं आफ्टर डिवोर्स, लाइक दे आर फोर्स टू गिव एलिमनी, मेंटेनेंस, तो उस इतने लॉन्ग प्रोसेस में जो उनका मेंटल लॉस होता है, ठीक है, जिस वजह से उनको इमेंस फाइनेंशियल स्ट्रेन, अगर कोई भी मैन जो कि अनएम्प्लॉयड है, हैवी डेब्ट में है, तो उसको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और विमेंस के पास स्टेट प्रोटेक्शन है स्त्रीधन के थ्रू, मैन के पास ऐसा कुछ नहीं है, और प्री मैरिटल एसेट्स आफ्टर स्प्लिट, तो कहीं ना कहीं ये भी एक ड्रॉबैक है हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशन लीगल सिस्टम में, इसको भी एड्रेस करना चाहिए। तो ये वीडियो थोड़ा लेंथी जरूर हुआ है बट हमने सभी पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस किया है। लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड डेटा, जब तक किसी चीज का हमारे पास डेटा नहीं होगा देन उसका सोल्यूशन कैसे होगा। जैसे जितने भी नंबर ऑफ रेप केसेस, जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, जितने भी फीमेल्स के अगेंस्ट होते हैं उसका एक सेंट्रलाइज्ड डेटा है, बट व्हेन इट कम्स टू मेंस के अगेंस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक देखिए, बिकॉज देयर इज नो स्टैट्यूटरी बॉडी टू कलेक्ट स्पेसिफिकली ऑन क्राइम्स, domestic abuse or legal harassment faced by men, their vulnerabilities remain largely invisible in policy formulation. जब problems दिखेंगे तभी तो उसके लिए कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा, but for males it's never seen. तो जिस वजह से there is no existing provision to recommend transition towards a more balanced evidence based. किसी भी केस को हमेशा एविडेंस बेस्ड पे देखना चाहिए, ना कि जेंडर न्यूट्रल जस्टिस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई भी प्रॉब्लम को मेजर नहीं किया जा सकता तो उसको प्रॉब्लम आप सॉल्व कैसे करोगे। तो इस वजह से भी ये भी एक ड्रॉबैक है।
अब हमें क्या करना चाहिए शादी से पहले कि आप शादी को प्रोटेक्ट कर सके? सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिए कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आइडेंटिटी, एज, मैरिटल स्टेटस, क्या वो सिंगल हैं या फिर उनके कितने नंबर ऑफ रिलेशंस हो चुके हैं, या फिर कितने आप वो डिवोर्सी तो नहीं हैं, कुछ भी बहुत सारे उनकी हिस्ट्री को जरूर एनालिसिस करना चाहिए। उनका एजुकेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, और एक ऑनेस्ट डिस्कशन करिए फाइनेंसेस को लेके कि तुम्हारी क्या क्या ड्रीम्स हैं करियर को लेके, चिल्ड्रंस को लेके, लिविंग अरेंजमेंट्स को लेके, फैमिली एक्सपेक्टेशंस को लेके। ये सब पहले वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। डिस्क्लोज सिग्निफिकेंट डेब्ट, अगर आप किसी ना किसी कर्ज में डूबे हुए हैं या फिर आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन है, लायबिलिटीज है, तो उसको भी डिस्कस करिए ओपन। कुछ छुपा के करने से कुछ होने वाला नहीं है। जितना ट्रांसपेरेंसी आप रिलेशन में लाएंगे, कम्युनिकेशन में लाएंगे, उतना ही ज्यादा चीजें बचाने में आप हेल्प करेंगे। किसी भी तरह के प्रेशर में आके कभी भी शादी मत करिए। इवन इफ अगर आपकी एज 35 प्लस भी है, आपको फोमो भी हो रहा है, ठीक है, आप सिंगल लाइफ टाइम रह जाओगे और आपको सोसाइटी का प्रेशर है, ठीक है, किसी भी तरह के कोर्जन में, फोर्स में आके कभी भी शादी नहीं करना चाहिए। इसको पहले ही पूछ लेना चाहिए। और जितने भी मेजर ट्रांजैक्शंस और गिफ्ट्स हुए हैं और उसका प्रॉपर आप डेटा रखिए, ठीक है, कितना भी आपने ट्रांजैक्शन दिया, गिफ्ट दिया, सबका डेटा रखिए। और प्री मैरिटल काउंसलिंग, एक अच्छे लॉयर से या फिर एक अच्छे काउंसलर से शादी से पहले कम्युनिकेट करना, एक प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप देख सकते हैं इस इमेज में सारी बेसिक इंफॉर्मेशन, फाइनेंसेस, डेब्ट सब डिस्कस करना चाहिए। और फैमिली के साथ भी एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करना चाहिए। और जितने फ्यूचर गोल्स को, बैंक स्टेटमेंट, लोन लायबिलिटी, इनकम प्रूफ, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, गिफ्ट्स, सबका एक डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन रखना चाहिए। देखिए, जितना ट्रांसपेरेंसी होगी आपके लिए उतना ही बेटर होगा। अब आफ्टर मैरिज क्या क्या करना चाहिए? शादी के बाद आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? सबसे पहले अपने स्पाउस को डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करिए। ये म्यूचुअल है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह का फिजिकल, इमोशनल और वर्बल अब्यूज को अवॉइड करिए। देन अपने एक्सपेक्टेशंस को, कॉन्फ्लिक्ट्स को ओपनली कम्युनिकेट करिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करिए बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस। लाइक किसी का रात में वर्क करने का टाइम है तो दूसरा पर्सन मैनेज कर सकता है। इसी तरह बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अपनी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखिए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज रखिए और एक दूसरे की प्राइवेसी को, पर्सनल बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करिए। देन अगर इन केस कहीं पर भी प्रॉब्लम अराइज होती है तो एक काम डिस्कशन करिए, एक काउंसलिंग या फिर मेडिटेशन और लिटिगेशन की सपोर्ट कर लीजिए। फॉल्स एलिगेशन लगाने से बचिए और किसी भी तरह का रेलेवेंट एविडेंस लाइक मैसेज, ईमेल्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, जिस वजह से अगर कोई लीगल डिस्प्यूट हो भी तो आपके पास इन सभी का रिकॉर्ड जरूर होना चाहिए। कोई भी एविडेंस को रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय मत करिए। और किसी भी क्वालिफाइड लॉयर से आप कोई भी सेटलमेंट या फिर स्टेटमेंट बनाने से पहले कंसल्टेशन जरूर लेना चाहिए। एंड लास्ट, सोशल मीडिया प्रिकॉशंस, किसी भी तरह का डिफॉर्मेटरी और प्राइवेट इंफॉर्मेशन अपने स्पाउस के अगेंस्ट को डिस्क्लोज मत करिए। किसी भी डिस्प्यूट जो आपके बीच चल रहा है उसको ऑनलाइन मत रिवील करिए। किसी भी गुस्से में आके मैसेज करने से पहले एविडेंसेस बन सकते हैं, इसलिए कभी गुस्से में मैसेज मत करिए। रिकॉर्ड्स, जितने मेजर एक्सपेंसेस को उसको बनाइए, ठीक है। कॉपीज, इंपॉर्टेंट लीगल बाउंड्रीज को भी रखिए, डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। तो ये सब आफ्टर मैरिज अपना मैरिज सर्टिफिकेट रखिए, आइडेंटिटी प्रूफ्स, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, इन्वेस्टमेंट, एफडीज, पीपीज, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, रेसिप्ट ऑफ मेजर वेडिंग एक्सपेंसेस लाइक ज्वेलरी एंड वैल्यूएबल गिफ्ट्स, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, इन सब चीजों को भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यही खत्म होता है। नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट इन ऑल, मतलब आपने सारे एस्पेक्ट्स को देख कर
इस टॉपिक को समझ लिया है कि कैसे इसको हैंडल करना है। सो यही कहेंगे कि कभी कभी क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते भी हैं तो उस मोमेंट में कोऑपरेशन करना चाहिए और कम्युनिकेशन करना चाहिए और अपने एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना चाहिए। और लास्ट में एक और रीज़न मैं आपको बताऊंगी, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडल्ट्री। हमारे जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस में अडल्ट्री लाइक हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप आउटसाइड द मैरिज को क्रिमिनलाइज मतलब डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। अब वो एक क्राइम नहीं है, जिस वजह से भी राइजिंग इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसलिए आई वुड से कि have a genuine communication, have a sharing your expectations, and always avoid having unrealistic expectations from social media because they all are highlighted parts. They don't never show their imperfect life, they always try to show their perfect life. तो उस पर blinded trust मत करिए, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए and always if you find something like अगर आपको कुछ बोलना है इस वीडियो के बारे में या फिर आपको अपना कुछ ओपिनियन देना है तो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। तो we will meet in our next video. Till then, stay tuned, stay connected and stay happy. Bye bye.